हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से है, जिसमें हमें रेशियो बताना है रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर का। तो ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने सारे फॉर्मूले मेमोराइज कर लिए होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको एटलीस्ट 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक परास का, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का और एक हाइट का। तो यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूले की नीड होगी, एक रेंज का, तो रेंज का ऊपर लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2θ/g। दूसरे फॉर्मूले की हमें ज़रूरत है टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि होता है 2u साइन θ/g। अब इन्होंने कहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर कर देते हैं। यही रेशियो हमें बेसिकली फाइंड करना है। अब इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि अधिकतम परास, तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल शुड बी 45। तो यहाँ पे जैसे ही हम 45 रखेंगे तो साइन 2θ तो 90 बन जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1। तो ऊपर क्या बचा, यू स्क्वायर बटे जी बचा। ठीक है, अब नीचे ध्यान से समझना, जैसे ही हम ये 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो एक ऊपर और नीचे √2 आ जाएगा, तो नीचे √2 आ गया। अब इस पूरे का हमें स्क्वायर करना है, तो ऊपर 2u है, 2u का स्क्वायर करेंगे तो 4u स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और g का स्क्वायर करेंगे तो g स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब देखो, ये 2 से ये 2 बार कट गया। अब ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, एक जी से ये एक जी कट जाएगा, और एक जी ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर तो बचा जी, और नीचे क्या बचा मेरे पास 2, तो g/2। अब ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है जी का मान 9.8 रखना है, तो 9.8/2। अब डेसिमल हटाया तो 20 आ गया। 98/20 को हम कट करेंगे 2 से, तो 49/10 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति से आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक हाइट का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। दूसरे जो अभी हमने आपको 2 बताई थी, रेंज का याद रखना है, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। तीसरा फॉर्मूला याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन θ/g। अब इनसे क्या है कि ये फॉर्मूले तो आपको याद हो ही हो, बहुत नेसेसरी है। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, आपसे कहा जाएगा मैक्सिमम रेंज के लिए, महत्तम परास के लिए कोण कितना होना चाहिए, किस कोण पे हम किसी वस्तु को फेंकें कि महत्तम दूर तक वो जाए, महत्तम परास मिले। या क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि एक क्रिकेटर है, एक जो प्लेयर है, वो किस एंगल पे बॉल को हिट करे कि बॉल मैक्सिमम दूरी तक जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अब आपसे कहा जाए कि महत्तम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपका अधिकतम समय काल के लिए किस एंगल पे हिट करें, तो वो 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साइन 90 का मान जो है मैक्सिमम साइन 90 डिग्री। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट वर्क नहीं करता है, तो ऊर्ध्वाधर घटक, जो वेग का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो महत्तम ऊंचाई पे जाके 0 हो जाता है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि प्रक्षेप गति में वेग क्या नियत रहता है, तो प्रक्षेप गति में आप याद रखना कि वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है। क्या नियत रहता है, क्षैतिज घटक। आपसे एक और सवाल बन सकता है कि एक आपसे कहा जाएगा कि किसी 30 डिग्री पे हमने फेंका किसी वस्तु को, तो हमें दूरी रेंज r मिली। अब किस कोण पे फेंकें कि फिर से हमें रेंज r मिले, यानी कि इक्वल रेंज के लिए कुछ आपके ऑप्शन होंगे, तो याद रखना 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। या जो भी ऑप्शन दोनों को जोड़ के अगर सम 90 हो जाए, यानी कि θ1 + θ2 अगर 90 है, तो दोनों θ1 और θ2 पे हमें इक्वल रेंज मिलेंगी। यानी कि अगर किसी 50 डिग्री पे फेंका गया है, तो वही रेंज मिलेगी जो हमें 40 डिग्री पे मिलेगी। यानी कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट हैं दोनों एंगल, तो उन पे हमें इक्वल रेंज मिलती हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के थ्रू उस स्पेसिफिक चैप्टर से क्या क्या आपको और पढ़ लेना है एटलीस्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। मैं आप याद मत कर लेना कि 49:10 होगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम में यहाँ पे मैक्सिमम रेंज की जगह पे आपका मैक्सिमम हाइट का सवाल भी पूछा जा चुका है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर का। तो ऐप आपको अकॉर्डिंगली करना है, फॉर्मूले रखने हैं। अब एक डाउट बन सकता है बच्चों का कि सर ऊपर आपने रेंज के फॉर्मूले में और टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर का पूछा गया था, तो रेंज में तो आपका महत्तम परास दिया था, इसलिए आपने 45 रख दिया। सर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में 45 डिग्री क्यों रख दिया? तो देखो, कई बार आपके जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की एग्जाम हॉल में, वो इस तरह की चीज़ें उसमें होंगी कि कुछ अंडरस्टूड रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि 45 क्यों रख दिया,
क्योंकि हमें उसी से एसोसिएटेड जिस जब हमें मैक्सिमम रेंज मिली तो उसी से एसोसिएटेड टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना था। ये अंडर, क्योंकि अदरवाइज नीचे साइन थीटा बचता, किसी भी ऑप्शन में थीटा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें अंडरस्टूड रहेंगी, और कोई भी याद मत करना यहाँ पे कि 49 और 10 रहेगा। तो आप अभी इसको सॉल्व कर सकते हो, हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर का कमेंट में आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में जरूर आएगा। 12 जो जुलाई से 18 जुलाई तक एग्जाम चलेगा, उसमें कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नवंबर वाला इंटेक हुआ था उसमें हर शिफ्ट में ऐसा एक सवाल आया था। इवन जो कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ उसमें भी ऐसे सवाल आए हैं। तो ऐसे सवाल को क्विकली तो आप करोगे, वो टेक्निक तो आपको बताऊंगा ही। साथ में पहले आप याद रखना कि एक अल्फा कण जब डिके होता है तो 2 परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और परमाणु भार में 4 की कमी आती है। एक बीटा कण के डिके होने से परमाणु भार में कोई कमी नहीं आती है, परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। बाकी इस सवाल को बहुत जल्दी ये सब पूरा वेरीफाई नहीं करना है। हमेशा आप देखोगे तो सारे ऑप्शन आप देखो तो अल्फ़ा 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 के सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो केवल हम अल्फ़ा को या केवल बीटा को चेक करके भी तो कर सकते हैं। सबसे इस तरह का सवाल इजी रहता है, आप मास नंबर ले लो, क्योंकि मास नंबर पे बीटा का इफेक्ट होता नहीं है। अब मास नंबर में कितने की कमी आई है, 238 से 206 रह गया, मतलब 32 की कमी आई है। ठीक है, एक अल्फा कण निकलता है तो 4 की कमी आती है। तो अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8 अल्फा कण डिके हुए होंगे। तो आप 8 अल्फा कण एक ही ऑप्शन में है, तो हमें बीटा का चेक भी नहीं करना है। यही अप्रोच आपको एग्जाम हॉल में लगानी है, और इनको डेवलप करना ही पड़ेगा आपको अगर आप टाइम सेव करना, क्योंकि सारा खेल टाइम का है। क्वेश्चन 25 सबसे जल्दी अगर आप कर पाते हो, सिलेक्शन तभी होगा। नाभिक का आयतन समानुपाती होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिस सारे ऑप्शन ए के टर्म में है, तो ए जो है वो एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे जल्दबाजी में बच्चा क्या करेगा, ए ऑप्शन बहुत सारे बच्चे लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको एक न्यूमेरिकल भी पास्ट में बहुत बार कराया हुआ है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके क्यूब रूट के। ठीक है, एटॉमिक नंबर की पावर 1/3, ठीक है, द्रव्यमान संख्या के 1/3 पावर के। इस पे न्यूमेरिकल भी आपने किया हुआ है, तो आप क्या करोगे जल्दबाजी में। और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि जब सवाल बहुत इजी होगा तो एग्जामिनर ऑप्शन की फ्रेमिंग में थोड़ा ट्विस्ट करेगा, ए ऑप्शन ऐसा ही डाल देगा जिसको जल्दबाजी में आप गलत कर दो। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा इजी आ रहा है तो आप थोड़ा रुको वहाँ पे, ठीक है, 2 सेकेंड इस पर इन्वेस्ट कर दो, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, तो अब क्या है कि आपको ये भी, आपको अभी से एग्जाम हॉल में ये गलतियां नहीं करनी है, अभी से इनकी हैबिट लगानी है। तो ये प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट के, तभी मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, अब आपका पेपर ऑनलाइन होगा तो आप ऑनलाइन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ऑनलाइन आप कहीं से भी लगाओ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। लेकिन अगर परीक्षा एप्लीकेशन जहाँ पे लाखों बच्चे लगा रहे हैं वहाँ पे आप लगाना चाहो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, ANU50, ANU50, जिससे आपको 150 रुपये। अब तो क्या है कि अब ऑफर चल रहा है, इसमें क्या है कि अब उसको अपडेट किया गया है, तो 125 में आपको मिल जाएगा जैसे ही आप ANU50 लगा दोगे, ANU50। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यार लगाना चाहिए एग्जाम तक। अगर आप 10-15 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तो एक तो आप टाइम मैनेज कर पाओगे वहाँ पे, और जब ऑनलाइन की आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप कहीं ना कहीं बेटर आपका इंप्रूव होगा कंपैरेटिवली। अगर आप नहीं लगाते हो तो आप 125 इन्वेस्ट करके देखो, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस एप्लीकेशन का, और रेफरल कोड याद रखना ANU50 कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम, अब यहाँ पे गलती क्या करोगे, हमें पता है कि एटॉमिक जो रेडियस है वो जो है उसकी रेडियस है जो उसकी न्यूक्लियाई की, वो एटॉमिक नंबर की क्यूब। अब रेडियस है तो क्योंकि वो एक स्फेरिकल होता है तो उसका वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब होगा तो अब यहाँ से आप को रिलेट करो। ठीक है, क्योंकि आर जो है वो इसकी पावर 1/3 है, जब उसका क्यूब करेंगे तब वॉल्यूम निकलेगा। तो इसका जब क्यूब करोगे फाइनली तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो वो केवल किसके, केवल ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम में आर क्यूब होता है और आर जो है 1/3 है, तो उसका क्यूब करेंगे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ कि आंसर यहाँ पे जल्दबाजी में नहीं करना, यहाँ पे आंसर क्या है, ए रहेगा। अब यहाँ से 2 बातें आप याद रखना, एक आपका होता है परमाणु, ठीक है, एक होता है एटम परमाणु, एक होता है न्यूक्लियाई नाभिक। तो नाभिक जो होता है वो परमाणु के अंदर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों विजुअलाइज कराया, क्योंकि ये आपका है एटम, ये है न्यूक्लियाई। बहुत अच्छे सवाल यहाँ से बनेंगे। आपसे कहा जाएगा कि जो एटॉमिक रेडियस है परमाणु वो किस कोटि की होती है, तो क्योंकि ये एटम है तो ये बड़ा है, तो आपको क्या रखना है, जो 10 की घात -10 की कोटि की होती है, किसकी, एटम की।
न्यूक्लियाई की जो है वो छोटी होती है, यानी कि 10⁻⁻15 कोटि की होती है, किसकी, नाभिक की। अब इसको ऐसे या तो ये मैथमेटिकली पूछेगा या आपको ऑप्शन होंगे कि परमाणु की त्रिज्या होती है, ऑप्शन होगा फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ऐसे होंगे कुछ ऑप्शन। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, फर्मी है, याद रखना, किसकी, ये है आपका न्यूक्लियाई, और ये क्या है आपका एटम। अब यहाँ से सवाल कैसे भी बन सकते हैं, कहा जाएगा कि उनकी रेडियाई के जो उनका रेशियो बताओ, तो आपको 10⁻−10 बटे 10⁻−15 इनका रेशियो बताना होगा, तो 10⁻−5 आएगा, +5 आ जाएगा। अगर ऊपर आपका न्यूक्लियाई रखना है, नीचे एटम रखना है, तब रेशियो अलग हो जाएगा। या इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाएगा तो रेडियाई का आप क्यूब कर दोगे, क्योंकि वॉल्यूम होता क्या है, 4/3πr³। तो क्यूब करके आप निकालोगे अकॉर्डिंगली। अगर ऊपर न्यूक्लियाई है तो ऊपर न्यूक्लियाई का रखना और नीचे उसका रखना। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक का कौन सा लॉ टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से मिलता है। तो देखो, हमने आपको पहले भी एक बार बताया था कि एटलीस्ट फिजिक्स के जो मेन लॉ हैं, रूल हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा सा भी अगर उनका आइडिया रहेगा तो आप कर पाओगे। जैसे जीरोथ लॉ क्या कहता है, उसमें वो कहता है कि अगर ए और बी दो बॉडी हैं और वो किसी तीसरी बॉडी के साथ म्यूचुअली उसमें है, तापीय साम्य में है, ये ए भी है और बी भी है अलग अलग, तो ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में होंगी। तो आप देख पा रहे हो कि ताप की संकल्पना जो है वो जीरोथ लॉ से मिलती है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो गया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आपने उसका पढ़ा होगा, Q = ΔU+W। तो यहाँ पे क्या है कि हमसे पूछा जाएगा कि इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा किस नियम से मिलती है, तब आपको फर्स्ट लॉ लगाना है। आपसे कहा जाए कि फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, किसके संरक्षण पे कार्य करता है, तो आप देख रहे हो कि ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। आपसे द्वितीय नियम का पूछा जाएगा, कहा जाएगा एंट्रोपी की संकल्पना किस नियम से मिलती है, जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो सेकंड नियम से मिलता है। तो जो फिजिक्स के नियम हैं उन पे आपको कमांड बनानी है। अभी इन बचे हुए दिनों में आप सारे पढ़ सकते हो, जैसे कि जो मैं नाम ले रहा हूँ उनको याद रखना। लेंज का नियम पढ़ लेना, आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। लेंज का नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण पे। और लेंज के नियम से क्या प्रेरित धारा की दिशा पता चलती है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। ठीक है, 2 बातें। आपसे किरचॉफ के नियम जरूर एयरफोर्स में ये बातें पूछी जाती हैं। किरचॉफ के 2 नियम हैं, पहला नियम है, दूसरा नियम है। आपसे कहा जाएगा किरचॉफ का फर्स्ट नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, तो चार्ज कंजर्वेशन पे। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पे। केपलर का द्वितीय नियम बहुत पूछा जाता है। केपलर का जो द्वितीय नियम होता है वो एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण पे कार्य करता है, और कोणीय संवेग का जो विमा होता है वही होता है जो प्लांक नियतांक का होता है। ठीक है, आपसे कहा जाएगा रॉकेट जो होता है, रॉकेट वो आपका रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे कार्य करता है रॉकेट। तो ये जो नियम मैं बता रहा हूँ, अब आपको क्या करना है, आपने कुछ नियम है जैसे बीन का विस्थापन नियम, ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम। फिजिक्स में ज़्यादा नियम नहीं है, मैं कहता हूँ आप 10 नियम सिलेक्टेड हैं, 10। आप उन 10 नियम को मैं कम्युनिटी पे पोस्ट, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जुड़ जाना। क्योंकि अभी इस बचे हुए दिन में हो सकेगा तो कुछ ऐसी यूनिक बातें वहाँ पे मैं ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज के थ्रू शेयर कर दूंगा, जिनको करके आप एटलीस्ट फिजिक्स में पास हो जाओगे। क्योंकि बहुत बच्चे डरे हुए हैं कि इन बचे दिनों में पढ़ें तो पढ़ें क्या। सबसे पहले काम तो यही, 1-2 दिन में आप आज क्या करो, आज सारे नियम पढ़ डालो, आपको जरूर क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। किस टेम्परेचर पर जल का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। इस सवाल की लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है, मैक्सिमम ना कह के कहेगा कि किस टेम्परेचर पर जल का घनत्व तो 1 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे भी सवाल हो सकता है। ठीक है, बेसिकली आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, मेरा मैसेज ये है कि आपको, जब मैं फिर बता रहा हूँ ये बात, जब सवाल इजी होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है कि ज़रूर एग्जामिनर ने कुछ ऐसा किया होगा कि जल्दबाजी में हम कर दें। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप इसको इग्नोर मत करना, केल्विन में पूछा गया है। आपको पता है कि वाटर का अनयूजुअल प्रॉपर्टी होता है कि 0 से 4 डिग्री पे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, उसके बाद वही एज यूजुअल इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाओगे। लेकिन ये जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी है वाटर की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 0 से 4 वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 4 डिग्री पे क्या होता है, वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ऑप्शन केल्विन में बताना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में तो 4 आपको ऑप्शन भी दिखेगा, पहले ही ऑप्शन दिखेगा, -4 भी लगा देते हैं कुछ बच्चे तो। लेकिन आपको क्या है, हमें केल्विन में बनाना है, तो 273 जोड़ के हम केल्विन बना सकते हैं। तो जैसे ही हमने 273 जोड़ा तो 277 आ गया। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 273 तो मान होता ही नहीं है, हमें 273.16 जोड़ना पड़ता है। तो ये आपका जो ये PhD वाला रोल है वो एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है।
अब ऑप्शन में कहीं आपको 277.15 या 0.16 कहीं नहीं दिख रहा है तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन था उसमें कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैं जी का मान 10 रखूंगा और एग्जाम में ये चीज़ तो मेंशन है नहीं कि 9.8 रखना है कि 10 रखना है, हम क्लेम कर देंगे तो आप क्लेम करते रह जाओगे। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक, हम एक स्प्रिंग को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स द्वारा वर्क डन कैसा होगा, तो जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर एक स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है और ये एक स्प्रिंग है तो इस डायरेक्शन में अगर हम उसे पुल कर रहे हैं तो इधर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ। ठीक है, सपोज ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, फोर्स इधर लग रहा होगा, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, 180 का एंगल बन रहा है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि जो वर्क डन है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट है, क्यों। ठीक है, तो 180 का कौन बन रहा है, cos 180 का मान होता है -1, तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन आया था, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो क्वेश्चन था प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन कैसा होता है, तो आंसर था 0। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में आंसर था 0। लेकिन अगर ऐसे आए कि घर्षण द्वारा कृत कार्य हो सकता है, ऑप्शन हो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज जीरो, एक ऑप्शन होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो आपको वो लगाना है क्योंकि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो मैक्सिमम केस में नेगेटिव रहेगा, लेकिन ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। अब अगर बात करें तो आप लोग पूछते रहते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मुझे याद आया फ्रिक्शन आप पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर आता है घर्षण से। ठीक है, और क्वेश्चन वो इजी रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, इजी रहेगा। कई बार क्या है कि आपको केवल फ्रिक्शन कोफिशिएंट शायद केवल पूछ दे, या आपसे 4 ऑप्शन दे कि इनको अकॉर्डिंग जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, 4 जो फ्रिक्शन दे देंगे, कहेगा कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आपको पता होगी कि क्या सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के आपको क्या है कि फ्रिक्शन पढ़ जरूर लेना है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो मतलब हमें ये बताना है कि किस विकल्प में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पॉसिबल है जब लाइट जो है, फर्स्ट ऑप्शन है एयर से वाटर में इंटर करती है, एयर टू वाटर। दूसरा ऑप्शन है एयर टू ग्लास इंटर करती है। तीसरा ऑप्शन है वाटर टू ग्लास, और फोर्थ ऑप्शन है ग्लास टू वाटर। तो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन किस ऑप्शन में पॉसिबल होगा, तो आपको पता हो इसके लिए कंडीशन जो होती है TIR के लिए वो क्या होती है कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपको पता है कि सघन से विरल यानी कि अब ये एयर से वाटर जा रहा है तो एयर का डेंसिटी वाटर से तो कम ही होता है, तो ये तो विरल से सघन में जा रहा है, नहीं हो सकता। अब एयर का डेंसिटी ग्लास से कम होता है तो इसमें भी विरल से सघन में जा रहा है, नहीं हो सकता। वाटर टू ग्लास, अब वाटर टू ग्लास ये हमारा रेयर, ग्लास का ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि डेंसर होता है, ये रेयरर से डेंसर जा रहा है, नहीं हो सकता। ये ग्लास टू वाटर है, अब ग्लास क्या है, वाटर के कंपैरिजन में डेंसर है, तो यहाँ पे डेंसर टू रेयरर है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कांच से पानी में। ठीक है, कांच से पानी में, क्योंकि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी जो है हमारा TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी के सरफेस से किस हाइट पर जो ग्रेविटी है वो 75% कम हो जाता है। ठीक है, लेस हो जाता है 75%, अगर अर्थ की रेडियस r के, मतलब r के जो सारे ऑप्शन हैं वो r के टर्म में है। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दबाजी मत करना। उसने कहा है कि 75% कम हो जाता है, मतलब ये नहीं कहा है कि 75% रह जाता है। अगर 100% था इनिशियली सरफेस पे और किसी ऊंचाई पे जाने पे 75% कम हो गया, मतलब वो 25% रह गया, तो बेसिकली 75% का मतलब क्या होता है, 25% रह गया, तो 25% का मतलब होता है 25 से कम 25, 25 4 जा 100, यानी कि 1/4 रह गया। सवाल कुल मिला के ये था, देखो लैंग्वेज का ही पूरा काम है, 75% कम हो जाने का मतलब 25% रह जाना, 25% रहने जाने का मतलब जो जी डैश है वो हमारा 1/4 हो गया। यही तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अगर आप समझ पाओ तो। बस अब जल्दबाजी करना नहीं। एच हाइट पे जाने पे जी डैश क्या होता है, जी डैश हमने बताया हुआ है क्या होता है, G/1 + H/R का स्क्वायर, ये आप याद रखना है एच हाइट के लिए। अब जो जी डैश है वो 75% कम हो गया, मतलब 25% हो गया, मतलब 1/4 हो गया, मतलब G/4 हो गया। आप सॉल्व कर सकते हो, 1 + H/R का होल ऑफ स्क्वायर, जी से जी कट गया। अब ये क्रॉस मल्टी, आप इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है इसकी, आप अगर देखोगे तो 1 + H/R, 1 + H/R का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 2 में से 1 घटेगा तो उधर 1 बचेगा,
यानी कि H बराबर R आ जाएगा जब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो गया। और इस पैटर्न पे मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आ रहे हैं, नेवी में भी आ रहे हैं, एयरफोर्स में भी आ रहे हैं कि इतनी हाइट पे जाने पे ग्रेविटी कितना % कम हो जाती है, या इतना डेप्थ में जाने पे कितना % कम हो जाती है, या वो कह देगा कि इतना कम हो जाती है लेकिन बताओ वो हाइट क्या है। तो इस पैटर्न में क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी इंक्लूड किया। बाकी ग्रेविटेशन आप पढ़ लेना अच्छे से। प्रिज्म कोण जो है, प्रिज्म एंगल है वो 5 डिग्री है। एक थिन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, सॉरी 1.4 है। तो इस प्रिज्म पर पड़ने वाली प्रकाश किरण का विचलन कोण, डेविएशन एंगल क्या होगा। तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थिन प्रिज्म से एक क्वेश्चन आएगा। थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन एंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो विचलन कोण होगा वो क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू प्रिज्म कोण। सीधा सा ये फॉर्मूला आप याद रखना पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है। जो विचलन कोण होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से एक घटा देना और उसमें प्रिज्म एंगल का गुणा कर देना, ये आप डायरेक्ट डेविएशन एंगल फाइंड कर सकते हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.4 है। आप इसको ये मत सोच लेना 1.5 था गलत प्रिंट हो गया होगा, नहीं, गलत प्रिंट नहीं हुआ है, 1.4 है। 1.4 में से 1 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, और 0.4 में हम 5 डिग्री से गुणा करेंगे क्योंकि प्रिज्म एंगल ए का मतलब 5 डिग्री। तो 5 का गुणा 0.4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपका 2 डिग्री हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपने देखा कि अगर आपको फॉर्मूला पता था थिन प्रिज्म का तब तो आपने कर लिया, और ये सारे काम आप कर सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, आप कुछ मत करो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप सोच रहे हो कि इस बचे हुए टाइम में कुछ ऐसा मैं कंक्लूज़न ऐसा कुछ पढ़ लूँ, तो मेरी मैराथन जो 4 घंटे वाली है वो ज़रूर देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी आप मैराथन देख डालो, लेकिन वो 4 घंटे वाली जो मैराथन के प्लेलिस्ट में सबसे नीचे जो वीडियो है 3 घंटे 59 मिनट का, तो वो आप ज़रूर देख लेना। उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके वो वीडियो मैंने बनाया था। और जिनको ये क्वेश्चन आता है ये वाला, तो वो डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, 2-3 मिनट आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी। जो बच्चे रह गए अभी भी सो रहे हैं तो उनको बता दूँ कि इस तरह का एक कार्नो इंजन का सवाल आएगा, और अगर 1-2 मार्क्स से आप मेरिट से रहोगे और इस तरह का क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो फिर आप रिग्रेट करोगे बहुत। याद रखना, एफिशिएंसी गिवन रहेगी, सिंक या सोर्स में से एक टेम्परेचर गिवन रहेगा, एक पूछा जाएगा। तो एफिशिएंसी का सिंपली फॉर्मूला 1 - T2/T1। बस यहाँ पे याद ये रखना कि T2 और T1 की जब वैल्यू आप रखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, तो वो दैट शुड बी इन केल्विन, ये केल्विन में रखना है। अब एफिशिएंसी कितनी है, 50% का मतलब 1/2, तो 1/2 बराबर 1 - T2। जब T2 है कि T2 है सिंक का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जब जोड़ोगे तो 273 हम जोड़ देते हैं, 50 जोड़ेंगे जैसे ही तो 3, ठीक है, 2 323 हो जाएगा, तो 323/T1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ से T1 जो है हमारा ये इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, तो 373 का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप इसको सॉल्व फर्दर करोगे तो T1 हमारा कितना आएगा, 646 आएगा, लेकिन ये 646 केल्विन आएगा। अब इसमें अगेन 273 घटा दोगे, तो 646 में से 273 घटाओगे तो 373 बचेगा, तो 373 हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं ऑप्शन 646 केल्विन होता तब भी हम कर देते। तो हमने आपको क्या बताया कि एक तो ये फॉर्मूला बताया। अब ये कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आई है तो कोई फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ का भी पेपर देना है, 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, तो कैलकुलेशन स्किल तो आपकी होनी चाहिए, और ये 10 दिन में इंप्रूव नहीं हो सकती, ये अभी तक होनी चाहिए थी। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है जिस पे सवाल बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या है, एफिशिएंसी ही पूछ लेगा, आपको दोनों सिंक और सोर्स के टेम्परेचर दे देगा। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा सिंक का है कौन सा सोर्स का है। तो याद रखना, जो ऊपर है T2 वो सिंक का है, और नीचे है जो T1 वो सोर्स का है। दो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि रिपीट हो चुके हैं। आपसे कहा जा सकता है कि 100% एफिशिएंट कार्नो इंजन के लिए, 100% जिसकी दक्षता हो, ऐसे कार्नो इंजन के लिए सिंक का टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होना चाहिए, और सोर्स का टेम्परेचर पूछा जाए तो वो अनंत होना चाहिए। इन बातों को बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ प्रीवियसली, ये कैसे होने चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो बताना है हाउ मच टाइम डज इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, कितने समय में अपनी डायरेक्शन बदल देगा करंट। तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट का कुछ ऐसा सीन होता है। अब टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम पीरियड है हमारा 1/, फ्रिक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 1/, आवृत्ति, यानी कि 1/50 सेकेंड है एक साइकिल का टाइम, मतलब ये इधर यहाँ तक का ये टाइम पीरियड है। अब डायरेक्शन कहाँ रिवर्स हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी बदल रही है, ऊपर फिर नीचे प्लस माइनस। तो डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब ये एक पूरे टाइम पीरियड के आधे में डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो 1/50 का आधा करेंगे तो 1/100 सेकेंड हो जाएगा।
यानी कि 1/100 सेकेंड में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रेजोनेंस LCR सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इस फैक्ट को आप याद रखना कि रेजोनेंस की कंडीशन में बोथ आर इन सेम फेज, फेज डिफरेंस जो है वो कितना होता है, 0 डिग्री। अब आपको यहाँ से क्या क्या पढ़ लेना है, इस AC चैप्टर से आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेनी है जिनसे सवाल बनते हैं। जैसे कि पावर फैक्टर, आपको पावर फैक्टर बहुत अच्छे से इससे बनने वाले सवाल कर लेने हैं, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि पावर फैक्टर मैक्सिमम किस कंडीशन में होता है। तो जब प्योर रेजिस्टिव होगा सर्किट, ठीक है, शुद्ध जो है प्रतिरोध वाला सर्किट होगा, तब पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है और वो कितना होता है, 1। ठीक है, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी जो है हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस जो है वो 0 होता है। π/2 कब होता है, जब सर्किट जो है प्योर जो है या तो कैपेसिटिव हो, शुद्ध धारती हो, चाहे शुद्ध प्रेरकी हो, प्योर इंडक्टिव हो, दोनों ही कंडीशन में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 होता है करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो आप ये चीज़ें थोड़ा देख लेना। बाकी रेजोनेंस की कंडीशन में जो है बोथ आर इन सेम फेज। देखो, अब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 12 जुलाई से आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, तो इस बचे हुए टाइम को नीड है बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने की। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम आप जो है दूसरों पे रिलाई ना रहो, आप अब सेल्फ स्टडी को टाइम दो। अभी तक आपने सारे जो है कर लिया जो करना था, लेकिन बचे हुए दिनों में आप ऑब्ज़र्व करो कि क्या चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही हैं। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सारे प्रिंसिपल और रूल फिजिक्स के देख लेना। ठीक है, तो सारे डायमेंशनल फॉर्मूले देख लेना। तो एटलीस्ट वो काम तो कर लो जो फिक्स हैं। जैसे एक डायमेंशनल फॉर्मूला आता ही आता है, तो जो फिक्स चीज़ें हैं वो आप पहले करो, उसके बाद अगर टाइम बचे तो कुछ नया पढ़ना। कुछ नए पढ़ने पे बिल्कुल भी टाइम मत आप इन्वेस्ट करना इस टाइम पे, ये बहुत बड़ी गलती होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेंटल स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। मेंटली आप अभी अनस्टेबल अगर हो जाओगे तो इसका रिफ्लेक्शन आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा। तो मानसिक अपने आप को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अब जैसे इंग्लिश पढ़ते हो तो आप सिनोनिम एंटोनिम अभी इग्नोर कर सकते हो, ये एक स्मार्ट वर्क होता है। आप वन वर्ड पे ध्यान दो, इडियम्स पे ध्यान दो, जो कम पढ़ के आप इन पे मार्क अचीव कर सकते हो। ऐसी वाली स्पेलिंग थोड़ा देख लो, रिसीव, डिसीव, कहाँ पे IE होता है, कहाँ पे EI होता है, कमेटी का स्पेलिंग क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें अभी आप देखो जो फिक्स हैं। जैसे कि गणित में बात करें तो नाभिलंब, उत्केंद्रता, परवलय, अतिपरवलय की, इनकी सबके फॉर्मूले आप जरूर देख लो, इनसे क्वेश्चन फिक्स पैटर्न है। ठीक है, और फिजिक्स में भी आप ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी के पिछले वीडियो बनाए उनमें आप देखोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जरूर आते हैं। जैसे वार मैग्नेट को कट करने वाला एक क्वेश्चन आता है, तो अब इसके देखो कितने टाइप हैं, कहाँ पे पोलर स्ट्रेंथ, अगर उसको ऐसे काटेंगे, एक्सिस की तरफ काटेंगे तो कहाँ पे कैसे क्या हो जाता है, वार मैग्नेट वाले ऐसे क्वेश्चन। तो खुश जैसे ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, जो चीज़ें मैंने बताई। और मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना, जैसे कि संचार व्यवस्था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना। मॉड्यूलेशन सूचकांक का न्यूमेरिकल अभी कोस्ट गार्ड में आया था। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे अर्धचालक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, N टाइप, P टाइप, किस में पंच संयोजी पेंटावेलेंट मिलाते हैं, किस में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, किस में होल्स ज़्यादा होते हैं, किस में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अवक्षय परत क्या होती है। तो ये चीज़ें आप मॉडर्न फिजिक्स को, रेडियो एक्टिविटी बहुत अच्छे से देखो। तो कुछ जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, आशा करता हूँ आपको 1-2 दिन पढ़ने में मदद मिलेगी। जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनको, ये वो चीज़ें हैं जो स्टैटिक हैं, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, पहले उन पे कवर करो। ठीक है, तो अगर आपकी डायमेंशन फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो पहले अभी क्लियर करो, 2 घंटे में आप सारे क्लियर कर सकते हो जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे श्यानता गुणांक का क्या होता है, प्लांक नियतांक का, रिगवर्ड नियतांक का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का